फर्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस क्लास को रिवाइज करा था एक तरफ से, ठीक है। अ बैग कंटेन, एक बैग है कंटेन करता है 5 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल्स, ठीक है। 4 balls are drawn, 4 balls। जब भी मैंने कहा एक से ज्यादा आपको क्या सिलेक्शन करना हो तो वहां कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। 4 balls are drawn at random, draw at random, then find the probability, then find the probability that 2 balls are of red and 2 balls are of green color। क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं कि एक बैग है जिसके पास 5 रेड कलर के और 4 ग्रीन कलर के बॉल्स रखे हुए हैं। आपको उसमें से 4 बॉल्स को क्या करना है, पिक करना है, ठीक है। रेंडमली करना है, कोई भी गेंद आ सकती है। तो आपको फाइंड ये करनी है कि दो दो बॉल्स कैसे निकल जाए, रेड निकल जाए, और 2 बॉल कैसे हो जाए, ग्रीन कलर के हो जाए, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें जो है प्रीवियस क्लास में हमने कर चुका था। मैं बता रहा हूँ इसको कैसे करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का सोल्यूशन में आपको ये चीजें, टोटल बॉल्स कितने हैं, टोटल 9 बॉल्स है, ठीक है। अब आपको इसमें से कोई 4 को सिलेक्शन करना है तो एनएस चेंज हो जाएगा। एनएस क्या होगा, 9 में से 4 का सिलेक्शन, लिखा है ना, 4 बॉल्स आर रेंडमली ड्रॉन एट, तो 9C4 हो जाएगा। और 9C4 को सॉल्व कैसे करोगे भाई, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। यहां सॉल्व कर सकते हो या तो इसको नेक्स्ट में भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अपन इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। उसके बाद 2 बॉल्स कैसे होने चाहिए, पूरा रेड, और 2 बॉल्स कैसे होने चाहिए, ग्रीन कलर के, ठीक है। तो 2 बॉल्स जो इवेंट्स होगा वो 4 बॉल्स के इवेंट्स होंगे। तो पहले ये देखो, रेड कितने हैं, 5, तो 5 में से कोई 2 निकलेगा और 4 में से कोई 2 निकलेगा। ये आपका इवेंट बनेगा कि भाई रेड में से कोई 2 रेड होने चाहिए और ग्रीन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है NE/NS बनेगा। अच्छा, NE कितना है भाई, 4C2 5C2 इंटू 4C2 डिवाइड बाई 9C4, ऐसा करना पड़ेगा। इसको जो है सॉल्व कैसे किया जाता है, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू इसका क्या होगा, 4 इंटू 2 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, जस्ट 2 बैक करना है, बैक जाना है। 9 को 4 टाइम पीछे बैक करोगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब कैंसल आउट कर दो जो जो कट रहा है, ये 5 से 2 जा, ये से 2 2, ऊपर कितना आया भाई, 5 2 जा 10, और इधर से 3 2 जा 6, ठीक है। नीचे से देखोगे तो ये जो है 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 से ये पूरा कट गया। ओवरऑल ऊपर कितना बचा, 5 2 जा 10 इंटू 3 2 जा 6, ये डिवाइड बाई नीचे में सिर्फ 9 इंटू 2 इंटू 7 आया है, तो कितना आएगा, 9 इंटू 2 इंटू 7, बस ओनली इतनी ही है। उसके बाद ये कट रहा है क्या, 2 से 2 काट दो, 2 6 हो गया, ठीक है। तो कितना होगा, ये 3 से 3 3 जा 9, ऐसा। तो 10 अपॉन कितना आया, 10 अपॉन 9, 10 अपॉन 9 इंटू 7, सॉरी ये जो है 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, तो 7 3 जा 21, तो 10 अपॉन 21 जिसका राइट आंसर आया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, 10 अपॉन 21। और फ्रैक्शन तब तक कैलकुलेट किया जाता है जब तक पूरा कैंसल आउट ना हो जाए, ठीक है। इसको हमेशा क्या होना चाहिए, प्रॉपरली फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए, इम्प्रॉपर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब तक कैंसल आउट हो रहा है तब तक आपको कैंसिल करनी है। तो क्लियर हुआ। तो कैसे हैंडल करना है इस टाइप का क्वेश्चन, जब भी एक से ज्यादा है, यहाँ पर यही चीज आपको देख के वो आपको बताना चाह रहा है कि भाई 4 बॉल्स और ड्रॉन, मतलब आपको सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए। जब एक से ज्यादा का सिलेक्शन हो गया तो वहां पर हम कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो
पहले जो पढ़े थे वो यहाँ पर 1 बॉल होते थे, तो 1 होते थे तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते थे, 9C1 करने की जरूरत नहीं होती थी, काम बन जाता था। ठीक है, फिर ये जो है जब एक से ज्यादा हो गया तो कॉम्बिनेशन का हो गया। अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन को हल सॉल्व करने की, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे जहां पर एक वेरिएबल जो है दूसरे पर क्या हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, अभी उस टाइप का जब इफेक्ट पड़ेगा, मतलब एक इवेंट, एक की प्रोबेबिलिटी निकल जाए, किसी एक इवेंट की हैपनिंग हो जाए, तो जो सेकंड हैपनिंग होगा उसके लिए वो जो है डिपेंडेंट हो जाएगा फर्स्ट वाले पर। उस केस के लिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उसके पहले कुछ बेसिक जानकारी चाहिए जो कि वो आपको पड़ेगी, जिसका नाम है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। तो एडिशन तो पढ़ चुके, अब जो करने वाले कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम दो टाइप के होते हैं। एडिशन थ्योरम के लिए ए यूनियन बी हमने किया था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जो कि ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट किया जाता था। सिमिलरली वैसे ही कौन सा होता है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के लिए दो तीन बातें हैं जानकारी। सबसे पहले आओ, फर्स्ट, पहला, अगर इवेंट कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर मान लो आपके जो इवेंट्स है वो कैसे हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। इस केस के लिए देखो, सपोज A1, A2, A3 डैश 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 AN क्या है, आर कोई इवेंट्स है, मान लो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं। ठीक है, P ऑफ A1, A2, यहाँ डॉट है, A1 डॉट मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पढ़ रहा है इसलिए डॉट लिख रहा हूँ, A2, A3 डॉट डैश 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 AN। इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितने, किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, A1 की, डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 की, डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ये डैश 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 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। इसका मीन्स क्या है, अगर A1, A2, A3 A आपस में कैसे हो जाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी कि एक दूसरे पर कोई डिपेंड नहीं है, तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन जो प्रोबेबिलिटी होगी इंटरसेक्शन की, इसको इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अलग अलग इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाती है। ठीक है, अगर जैसे एग्जांपल मैं दो इवेंट के लिए बताऊं, अगर मैं दो इवेंट्स के लिए बोलूं क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको इंटरसेक्शन बोलो या डॉट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी बोल दो या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी बोल दो, बात एक ही चीज है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो या तो आप इसको इंटरसेक्शन भी बोल सकते हो, तो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स पी ए डॉट पी बी बोल दो, या फिर पी ए डॉट बी बोल दो, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, इंटरसेक्शन को ही हम डॉट बोलते हैं, एंड बोलते हैं। तो इस केस में यहां पर अगर मैं बात करूं, आपको ध्यान से देखो, ये जो लिखने जा रहा हूं बात, ये जो P है प्रोबेबिलिटी, अगर आप A की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो और ये जो है B इस पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब A एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिस पर B इस पर डिपेंड नहीं है, तो उस केस के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ PA होती है। और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल रहे हो और वो भी ए पर अगर डिपेंड ना हो, तो उस केस के लिए प्रोबेबिलिटी बी के बराबर हो जाती है। दैट इज द हैपनिंग happening event happening event A will have no effect on B। ठीक है, ये है इसका मीनिंग। यहां पर देखिए क्या लिखा हूं कि अगर इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ए की प्रोबेबिलिटी है, उस ए की प्रोबेबिलिटी के हैपनिंग होने की जो बी उस पर क्या है, इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, नो इफेक्ट ऑन बी, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं इसको, द हैपनिंग इवेंट बी विल हैव नो इफेक्ट ऑन ए। ऐसा मतलब जब ए की प्रोबेबिलिटी जो हैपनिंग होगा उस पर जो है, जब सेकंड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बी की, तो वो जो है ए को कोई इफेक्ट नहीं करता है, तब उसके इसके लिए हम लोग ये लिखते हैं कि ए अपॉन बी का मतलब फिर पी ए ही हो जाता है, और पी बी अपॉन ए का मतलब पी बी हो जाता है। ये तब के केस के लिए जब ए इवेंट होगा, तो वो जो है बी इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये इसको इफेक्ट करते हैं, यानी कि ये डिपेंड हो जाता है, तो ये डिपेंडेंट, अगर ये इंडिपेंडेंट है आपस में तो पी ए इक्वल आएगा, और ये भी इंडिपेंडेंट है तो पी बी इक्वल। अगर ये डिपेंड हो गया तो चेंज हो जाएगा, यही चीज यहाँ पर है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब भी, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कैसे हो गया। पहला केस ये था। दूसरा केस, सेकंड केस, मान लो ये कैसे हो जाए, व्हेन इवेंट्स आर डिपेंडेंट, व्हेन
इवेंट्स आर कैसे हो जाए डिपेंडेंट। जब आपके यही इवेंट्स कैसे हो जाए, अगर डिपेंडेंट हो जाए, तो ये जो आप निकाले थे, ये ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कर रहे थे, पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे थे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या लिखे थे हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहां भी आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बट यहां पर जो प्रोबेबिलिटी निकल रही है बी की, वो जो है क्या कर रहा है, उसको इफेक्ट करेगा, क्योंकि डिपेंड हो गया। तो एक दो हो सकता है कि अगर ए डिपेंड कर रहा है बी पर तो अलग है, या तो दोनों के साथ सकते हैं, मतलब मान लो अगर बी की प्रोबेबिलिटी है, वो ए को क्या कर रहा है, ए उसको इफेक्ट कर रहा है, तब ये केस होगा। या फिर क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी, ऐसा। और इसी को ही हम बाद में आगे चलकर क्या बोलते हैं, इसी दिस प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है इस पर डिपेंड करे, तो कंडीशनल लग गया, तो यहाँ पर इसी को ही क्या बोलते हैं, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बेस पे का क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे डिपेंड होगा, कैसे पता चलेगा हमको कि डिपेंड है, वो आपको इस सवाल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, a bag contains 3 red, 6 white and 7 blue and 7 blue balls, ठीक है। यानी कि एक बैग है जिसके पास कितनी, 3 रेड कलर के, 6 व्हाइट कलर के और 7 ब्लू बॉल्स इसके अंदर में रखे गए हैं, ठीक है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल्स, यानी आपको 2 बॉल क्या करने हैं, निकालने हैं, ठीक है। 2 बॉल्स आर ड्रॉ, और कैसे, वो भी 1 बाई 1, 1 बाई 1, एक के बाद एक निकाल, पहले फर्स्ट गेंद निकालनी है, फिर सेकंड गेंद निकालनी है, ऐसे। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, पहली गेंद कैसी हो जाए, व्हाइट हो जाए, एंड सेकंड गेंद कैसी हो, सेकंड बॉल इज ब्लू, when first drawn ball is not replaced the bag, बस 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 यही एक चीज जो है आपको बताना चाह रहा है कि ये जो है क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, इफेक्ट करेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का मीनिंग यहाँ पर समझिएगा, आपको क्या है, एक बैग गिवन है जिसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं भाई, 3 रेड हैं, ठीक है, और 6 व्हाइट हैं, और बोलो 7 ब्लू है, ठीक है, 7 ब्लू गेंद है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 बाई 1, 2 गेंदें यहाँ से रेंडमली चूज करनी है, 2 गेंद निकाल रहे हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि फर्स्ट यहाँ से आपको 2 गेंद निकालनी है 1 बाई 1, ठीक है, 1 बाई 1, ऐसे 2 गेंद निकाल। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा डिपेंड, ये देखो इफेक्ट कर रहा है ये, व्हेन फर्स्ट ड्रॉ बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड, बस यही चीज है, यानी कि अंदर उसको नहीं डालना है, यानी कि एक गेंद निकालने के बाद आपको वो सेकंड गेंद को उसके अंदर में नहीं डालना है, जो निकल गई तो बाहर चला गया, ठीक है, यानी कि विथआउट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, तो ये जो है अगर हम इसको नहीं रखेंगे, एक साथ निकालना अलग था, यहाँ पर क्या हो गया कि एक गेंद निकाल लिए, तो भाई बैग से जब एक गेंद निकाल लोगे तो बैग में जो है टोटल अभी कितने हैं, 6 6 12 13 और 3 16 गेंद हो जाती है, तो टोटल 16 गेंद है, तो बाद में कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका जो चूज करोगे, यहाँ पर अगर मैं बोलूं ए कोई एक इवेंट है, ए कोई इवेंट है, वो कौन सा इवेंट है, क्या चूज कर रहे हैं अपने को, यहाँ पर फर्स्ट बॉल कैसे होना चाहिए, व्हाइट, फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, तो व्हाइट गेंद होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो व्हाइट कितने निकलेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाइट एक ही चॉइस हो रहा है ना, कि व्हाइट में से एक, तो फर्स्ट बॉल क्या होगा, व्हाइट, तो यानी कि व्हाइट एक ही चूज हो रहा था, यानी कि सिर्फ 6, अगर एक से ज्यादा यहाँ भी होता कि 2 बॉल्स आर व्हाइट
और यहाँ पर आपको 2 बॉल्स की जगह 3 लिख देता है कि 3 बॉल्स आपको निकालने हैं, 2 बॉल्स आपके रेड होने चाहिए, ऐसा कुछ होता तो वहां पर भी कॉम्बिनेशन यूज हो जाता। बट यहाँ पर जो है एक गेंद आपका व्हाइट हो और दूसरी गेंद दूसरी कैसी हो आपकी ब्लू कलर की, तो फर्स्ट व्हाइट में से एक ही गेंद निकाल रहे हो इसीलिए सिर्फ 6 लिख सकते हो। और टोटल में टोटल गेंद, टोटल आउट ऑफ कितने गेंद है 16, तो 16/16 में से कोई भी 6, 6 व्हाइट निकल, कोई भी व्हाइट निकल सकती है, तो 6 चांसेस हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी ए क्या कहना चाह रहा है कि 16 में से 6 गेंदें ही क्या निकल सकती है, व्हाइट निकलती है। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, तो 6/16 हो गया। लेकिन लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो निकल गया, जो बी जो दूसरी गेंद है सेकंड बॉल निकाल रहे हो, तो आपको तो इस गेंद को जो निकाले हो जो भी व्हाइट निकलेगा उसको वापस इसमें डालना तो नहीं है। जब डालोगे नहीं तो यहाँ पर अब कितने रिमेनिंग बच जाएंगे, अब आपके 15 हो गए यहाँ पर, क्योंकि उसने बॉल को उसको उसमें डालना नहीं है, बाहर ही रखना है उसको। तो अब आपके पास कितने गेंद हो चुकी हैं 15, 15 में से कितने निकल क्या निकालना है, सेकंड गेंद क्या, सेकंड ड्रॉ इज ब्लू, तो ब्लू हमारे पास कितने हैं वैसे एक्चुअल में 7 है, तो 7 ब्लू में से कोई भी ब्लू आ सकता है, तो 7 चांसेस है इसमें से। तो ये जो है ए और बी, तो यहाँ ए की प्रोबेबिलिटी 6/16 और बी की प्रोबेबिलिटी 7/15 होगी, ठीक है। तो एंड दोनों एक जब निकालेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू बी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम इसको इंटरसेक्शन भी बोल दो या ए इंटू बी भी बोल दो, तो यहाँ पर देखो ये इफेक्ट कर रहा है, जब इफेक्ट कर रहा है तो पीबी को पीबी नहीं लिखते हैं, बी को कैसे लिखेंगे, जब ये इफेक्ट करेगा तो ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है क्या कर रहा है, ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। क्योंकि अगर आप निकाल चुके हो ए वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो निकाल चुके हो, तो इस केस के लिए प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू b/a बन जाएगी, क्योंकि उसको क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा, कितना है 7 है, तो 7/15 आ जाएगा। 7/15 क्यों आएगा, क्योंकि ब्लू जो है 7 है। तो ए इंटू इनकी बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी होनी चाहिए थे, लेकिन वो जो है ए के कारण उसको इफेक्ट कर रहा है, इस वजह से pb/a लिखा जाएगा। और इसका कितना दिया हुआ है, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 6/16 इंटू 7/15, बस फाइनल आंसर। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 8 कितना आएगा 7/40, 7/40, 7/40। क्या सबको समझ में आया? ऐसा कोई बंदा है जिसको समझ में नहीं आया तो बताओ। यहाँ पर वो इफेक्ट कर रहा था ना कि 1/1 बोल दिया था, और जिस बैग को जो गेंद है उसको वापस बैग में नहीं डालना था, इसलिए ये केस हुआ। एक साथ निकालना, 1/1 निकालना, 1 निकालना, 3 केस हो सकते भाई, अलग अलग चांस है। देखो एक एक चीज समझ लो, सबसे पहले अगर मैं बोलूं एक साथ एक गेंद निकालना, 1 बॉल रेंडमली एक गेंद खींचना, वो अलग केस हो गया। दूसरा एक से ज्यादा मोर देन 1 कैलकुलेट करना, वो भी एक साथ आपको बहुत सारे गेंदे निकालनी है, तो वो केस अलग हो गया। और 1/1 मतलब क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट, एक पहले निकाल लो और उसको बाहर रख दो, अब जो बचा गेंद उसमें से निकाल रहे हैं, तो ये जो है 1/1 केस मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस में ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई होती है, क्योंकि वो एक दूसरे वो बैग में क्या कर रहा है, वो इफेक्ट हो जाएगा ना भाई, जहां 16 थे वो कम हो जाएंगे, 15 हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3, 3 coins are tossed together, 3 coins are together, एक साथ 3 कॉइन्स को क्या कर रहे हो आप, थ्रो करा रहे हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट शो हेड, दैट फर्स्ट शो हेड, second show tell, and third show head, and थर्ड सो हेड। चलिए ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। मान लो एक क्लास है, ध्यान से समझोगे भाई, ये जो है बीटेक की क्लास है। इस बीटेक के क्लास में जो बच्चों की संख्या है वो कितनी है, 40 है। ध्यान से समझोगे भाई, अच्छे से क्लियरली सब समझ में आ जाएगा। मान लो कोई बीटेक की क्लास है, क्लासरूम है, इस बीटेक की क्लास जो है इसमें जो है 40 क्या है, स्टूडेंट है, 40 क्या है, स्टूडेंट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि
40 है, अब किसी को टॉप करना है, किसी एक की टॉप करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो मान लो कोई एक बच्चा इसमें टॉप करेगा, फर्स्ट रैंक लाना मतलब वो फर्स्ट हो गया क्लास में, क्लास में फर्स्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो क्या करोगे, एक कोई भी बच्चा इसमें क्या होगा, आपको दो बच्चे चुनना है, ठीक है, मैं अभी एक की बात कर रहा हूं, अगर मैं बोलूं एक बच्चे के टॉप करने की प्रोबेबिलिटी जो भी होगी, तो सेकंड प्रोबेबिलिटी जो सेकंड केस है, अगर मैं उसी में ही रहने दूं उस बच्चे को, तो सेकंड तो टॉप नहीं कर पाएगा फर्स्ट लाने के लिए। तो मैं बोल रहा हूँ जो टॉप कर गया उसको निकाल दिया, तो जो सेकंड बचेगा, यानी कि अब जो सेकंड वाला है उसको क्लास में फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, चांसेस कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उसकी प्रोबेबिलिटी में इफेक्ट पड़ेगी कि नहीं, एक बंदे के निकल जाने से जो टॉपर था अगर वो निकल गया, अब जो बचे हुए क्लास में, तो जो दूसरा वाला जो टॉप करेगा एक्चुअल में वो तो सेकंड है, बट इस क्लास के लिए तो फर्स्ट बन मिल जाएगा, तो उसके इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसका अरे यार टॉपर निकल गया, टॉपर निकल गया तो अब मैं चांस है आने की। तो क्लास में जो एक बंदे को निकाल दोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी में कुछ चेंजेस आ सकता है, जहां पहले 40 में आपका एक का सिलेक्शन था, अब 40 नहीं, अब 39 में एक हो जाएंगे, तो आपके टॉप होने की प्रोबेबिलिटी में कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं, इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? तो वहां पर चांसेस बढ़ भी सकता है ना? तो ये चीजें बात होती, जहां 10 लोग थे, जैसे मान लो किसी क्लास में 10 लोग हैं, 10 लोग 10 लोग टॉपर है, तो वहां पर आपको टॉप करने की प्रोबेबिलिटी की संभावना मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। अगर उसमें से अगर कुछ कम हो जाए, दो तीन टॉपर हटा दिए जाए, यानी कि दो तीन लोग को निकाल दिया जाए, तो फिर वहां पर आपके टॉप करने की प्रोबेबिलिटी में कुछ इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? चलिए ठीक है, वैसे तो इसको बनाने के दो मेथड है, मैं दोनों मेथड आपको सिखा देता हूँ, अभी आप पहले एक मेथड को जानिए, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, थ्री कॉइन्स आर टुगेदर, एक साथ आपको क्या करना है, कॉइन्स को फेंकना है, थ्रो कराना है, ठीक है। तो जब एक, मैंने आपको सिखाया था एक कॉइन को 3 बार फेंको या 3 कॉइन को एक बार फेंको, बात एक ही है। तो एनएस कितना आएगा बेटा, एनएस कितना आएगा 2 की पावर 3, क्योंकि एक साथ 3 कॉइन फेंक रहे हो, तो यानी कि टोटल 8 के साथ आएंगे, 8 संभावनाएं होंगे। उसके बाद बोल रहा है जो तीनों के आएंगे टॉप, जब आप एक साथ तीनों कॉइन्स वैसे थ्रो कराते हो, तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि भाई फर्स्ट शो क्या करे, हेड, सेकंड शो क्या करे, टेल, फिर थर्ड क्या करे, हेड। एक्चुअल में वो ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है। अगर आप अलग अलग निकालते हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप फर्स्ट केस देखते हो, हेड होने की फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भैया फर्स्ट को फर्स्ट कॉइन से चेक करोगे ना, पहले वाले कॉइन पर कितने होने चाहिए, हेड होना चाहिए, तो हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। सेकंड, दूसरे वाले पर टेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। थर्ड वाले पे देखो हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। एक हेड एक टेल एक हेड, तो प्रोबेबिलिटी एक साथ कंबाइन करोगे, A1 डॉट A2 डॉट A3 बोल दो, ऐसा। यहाँ पर एक दूसरे को इफेक्ट कर ही नहीं रहा ना, आप एक साथ कॉइन को थ्रो करा रहे हो, थ्रो कराने के बाद एक साथ आएगा, इससे किसी पर कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है भाई। तो ये आपस में कैसे हैं, एक्चुअल में ये इंडिपेंडेंट है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगी, यानी कि 1/8 हो जाएगी। और इसको अगर आप दूसरे मेथड से सोचोगे, एक ऐसा इवेंट उठा लो जो बोल रहा है क्या होता है, पहले पर हेड हो, दूसरे पर टेल हो, फिर हेड हो, तो यही तो एक केस आएगा, यही तो एक केस आएगा भाई। अगर मैं आपसे पूछूं ए एक ऐसा इवेंट बनेगा जिसमें हेड हो टेल हो हेड हो, यही तो एक केस आएगा। एन ए कितना हो गया, 1 1 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ए की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/टोटल चांस 8, ऐसा भी बना सकते थे। अब बात करते हैं, सबसे मेन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन ए सैंपल स्पेस एस में, ठीक है। देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of B relative to A is denoted by P, B की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन A पर जो रिलेट कर रहा है, रिलेट कर रहा है मतलब P B बाई A करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये कुछ और नहीं होती है, P A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ A के इक्वल होती है। और यहाँ पर मेंशन होता है कि A की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए, और A की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए, 0 आ सकती है ना, बताता था। इसको कौन सा बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। तो इम्पॉसिबल इवेंट तो है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होने चाहिए। तो ये देखो अभी जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था, क्या बताया था, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या था, देख लो यहाँ पर वही चीज को बताया था और कुछ नहीं। आप ये देखो, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो, बी की जगह क्या डाल देना, बी बाई ए डाल देना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी के अपॉन में बस आ जाता है, तो यही क्या बन गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, देन क्या लिखा जाएगा, उसको पी ए डिवाइड बाई बी बोला जाएगा, और इसका मतलब भी पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है अपॉन में पी बी लिखा जाएगा।
और ये जो है बी निकल रहा है, रिलेटिव टू बी बोल रहे हो, तो बी जो है प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या मिलेगी, पी ए इंटू पी बी बाई ए बोल तो, या फिर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए पी बी इंटू पी ए बाई बी, ऐसा बोल दो। ये दोनों केस से ये इक्वेशन निकल कर आता है सामने में, एक ए वाले से एक ए वाले से, जहां ए बाई बी कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। 2 डाइस आर थ्रो, आपको 2 डाइस फेंकना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स appeared, दैट द नंबर्स appeared कैसे बन रहे हैं, हैज अ सम ऑफ 8 इफ इट, आप लोग बोल रहे थे ना कैसे पता चलेगा कि ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, आप खुद समझोगे अभी। इफ इट इज नो दैट द सेकंड डाइस ऑलवेज एग्जिबिट्स 4। चलिए क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, मैं समझा दूं कि आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आपको 2 डाइस मैं समझा दे रहा हूं, फिर आप लोग को एक बार ट्राई करना है, कोशिश करना है कि इसका आंसर सोल्यूशन बताएं। ठीक है, आपको 2 डाइस क्या कराना है, थ्रो कराना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स अपीयर्स, ऐसे नंबर्स का प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए जो जिनका सम करने पर कितना आता हो, 8, यानी कि 2 हैं तो भाई उनको जोड़ने पर 8 आता हो। और साफ साफ बोल रहे हैं इफ इट इज नो दैट, हम जानते हैं कि सेकंड डाइस पर ऑलवेज क्या है, 4 एग्जिस्ट करता है, जो सेकंड प्लेस पर है वो 4 ही होना चाहिए, और दोनों का सम जो है क्या होना चाहिए, 8 है। तो भैया ये डिपेंड हो गया ना, फर्स्ट वाला डाइस जो है अब सेकंड वाले डाइस पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, तब 8 लाना है ना आपको, क्योंकि एक तो ऐड करने पर 8 आना चाहिए और सेकंड डाइस पर कितना है, 4 है। तो ये जो है क्या हो गया आपका, डिपेंडेंट वाला हो गया। चलिए एक बार ट्राई कीजिए, आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन को आओ एक बार अच्छे से समझते हैं। जिन बच्चों का आंसर रॉन्ग होगा वो आप देखेंगे, और जिनका सही होगा वो मैच करेंगे। ठीक है, क्या उन्हें गलती किया है, क्या चीज गलती नहीं कर रहे हैं। 2 डाइस आर थ्रो, 2 डाइस जब भी थ्रो कराते हैं तो एनएस कितना आता है बेटा, 36 आता है। ठीक है, तो मान लो ए कोई एक ऐसा इवेंट ले लो जिस पर लास्ट वाले पोजीशन पर, सेकंड वाले पोजीशन पर क्या हो, 4 हो। ऐसे कितने होंगे इवेंट्स, ठीक है। तो 4 वाले के लिए, इवेंट्स के लिए ए एक चूज कर लेता हूं। तो मान लो 1 है तो 1 4 हो सकता है, 2 4 हो सकता है बेटा, यही हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 3 4। मैं इसको ए मार रहा हूँ। सेकंड डाइस इज ऑलवेज एग्जिबिट्स 4, मतलब लास्ट वाला जो बीट है वो कैसा है, 4 से मिलकर बना हुआ है। ऐसे कितने होंगे, ये हो गया, फिर 4 4 और 5 4 और 6 4, ये लास्ट वाले जो है 6 4, ये इतने इवेंट्स जो हैं सेकंड प्लेस पर 4 वाले इवेंट बनेंगे। तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, एक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 बटा 36, 6 बाई 36 लाइक 1/6 बोल सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद हमको इनमें से वो छांटना है जिनको ऐड करने पर मुझे कितना मिलना चाहिए बच्चों, 8 मिलना चाहिए, सम ऑफ 8 लिखा है। पहले तो ये बताओ बी में कौन कौन आने वाले हैं, जल्दी बोलो। बी में जिनका सम 8 आता है तो सम 8 वाले पहले चूज कर लो। सम 8 वाले कौन कौन से होंगे, तो 1 और 1 से तो नहीं होता है, 2 और 6 से 8 होता है, और 3 और 5 8 होते हैं, 4 और 4 8 होता है, 5 और 3 8 होता है, और 6 2, इतने सारे 8 वाले हो गए। तो ये बताओ इनमें इंटरसेक्शन कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी अगर पूछूं कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी बोला, 4 और 4 8 होता है, और 4 और 4 इसमें भी एग्जिस्ट है, इसमें भी एग्जिस्ट है। ए इंटरसेक्शन बी में कौन आ गया, 4 और 4 आ गया। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1 बाई कितने में से, 1/36। तो हमको दोनों से मिलकर बना हुआ, एक तो सम 8 और सेकंड प्लेस पर क्या, डाइस पर जो है 4 होना चाहिए, तो ये टोटल 1 हो गया। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी। बी एक ऐसे की प्रोबेबिलिटी बताइए जो ए पर क्या हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ए इसको इफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर पी बी बाई ए बोल रहा है। बी प्रोबेबिलिटी बी की फाइंड कीजिए जिनका सम 8 आता हो, दोनों का सम 8 आता हो और सेकंड प्लेस पर 4 आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होने वाली है पी ऑफ, क्या लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और ए की प्रोबेबिलिटी यहाँ 0 नहीं है, 0 नहीं है क्यों, क्योंकि ए की प्रोबेबिलिटी हमने निकाला है 1/6 है। यहाँ पर लगा दो प्रोबेबिलिटी 1/36 अपॉन 1/6, तो कितना आएगा भाई, ये ऊपर जाएगा
1/6 आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, ए एंड बी आर टू इवेंट्स, दो इवेंट्स हैं, ठीक है, सच दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करते हो तो आपको आंसर कितना आता है, 5/6 आता है, ठीक है। ए और बी का इंटरसेक्शन अगर करते हो तो वो जो आपको देता है 1/3। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है। देन द इवेंट्स ए एंड बी आर, मतलब अब आपको ए और बी के बारे में बताने कि ये ए और बी क्या हैं। फर्स्ट डिपेंडेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट, तीसरा, थर्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तीसरा हो गया फोर्थ। अब आपको अलग अलग सारी चीजें दे दी हुई है, दो इवेंट्स हैं ए और बी, कैसे इवेंट्स है पता नहीं, लेकिन उनका यूनियन बोलता है इतना आता है, इंटरसेक्शन इतना आता है, बी की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो ए की प्रोबेबिलिटी कितना होगा वो भी नहीं मालूम है। दूसरा बताना है कि ए और बी कैसे हैं आपस में, इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है कि नॉन ऑफ दिस होंगे। तो अगर आपको डिस्कार्ड करना है तो एक तो डिस्कार्ड इस मेथड से कर सकते हो, भैया म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब होता है उनका इंटरसेक्शन में फाई आता है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है आपस में इंटरसेक्शन का जब फाई आता है तब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। अब यहाँ डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट तो आपको क्या पहले ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करो भैया, ये पता है ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या था, ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जब दी हुई है तो लगा दो सब चीजें। ये मालूम है कितना है भाई, 5/6 है। ए की प्रोबेबिलिटी नहीं मालूम है, कैलकुलेट हो जाएगी। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है, माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा, पी ए प्लस एलसीएम 6 आएगा, तो 3 - 2 1, 1/6 कौन, 5/6, तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 5/6 माइनस 1/6, तो 4/6, मतलब ये, तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई यहाँ से 1/2, 2/3, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/3, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये ए और बी इवेंट है, तो ये वाला लगा दो। अगर ए इंटरसेक्शन बी करने पर ऐसा आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाता है, तो हम बोलते हैं ए एंड बी आर कैसे होते हैं, चेक करके देखते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए की प्रोबेबिलिटी है 2/3 और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, यहाँ से दो दो कट गया, कितना है 1/3। अच्छा इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, दिख रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ गया। तो जब ये बराबर आ जाए, अगर ऐसा केस होता है तो ए एंड बी कैसे होते हैं आपस में, देयरफॉर ए एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, बताया था ना अभी। अगर ए और बी कैसे हो जाते हैं आपस में, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी बी होगी। अगर डिपेंडेंट होता तो फिर ये नॉट इक्वल आता, क्योंकि यहाँ पर फिर कंडीशनल यूज हो जाता। इस वजह से ये इक्वल तभी हो सकता है जब वो कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया, यस या नो जल्दी बताओ। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, नॉन ऑफ दिस खत्म, इंडिपेंडेंट है इसका। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई है, यूनियन दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है और बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ए इंटरसेक्शन बी कब होता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई आता है, यहाँ पर नल सेट आता है, फाई आता है, तो वो आपस में कैसे होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो ये तो नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फाई नहीं आया, कुछ ना कुछ नंबर आया है, नंबर आना मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, तो ये कट गया। दूसरा, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हमको इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू रख दोगे तो ए की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अब ये फॉर्मूला है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पी ए की प्रोबेबिलिटी और पी बी के बराबर हो जाता है, इफ एंड ओनली तभी होता है जब ए और बी आपस में कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट है तभी ये इक्वल करके देगा, अदरवाइज इक्वल नहीं देगा। अभी तो मैंने फॉर्मूला सब लिखाया है आपको, सब बेटा आ जाओ इधर, सारी चीजें लिखा दी गई है, फिर भी आप लोगों को याद नहीं है। अगर ये डिपेंडेंट होगा तो ये चीजें लगेगी, यहाँ बी के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, ये है, बताया तो था, ये चीजें देखो। हाँ, अगर एक दूसरा मेथड ये भी है, अगर इंडिपेंडेंट होगा तो पी ए बाई बी किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए, ये भी लगा सकते हो। तो ये सारी चीजें तो लिखाई गई है, आपको यहाँ पर ये चीजें ध्यान देना है। अगर इंडिपेंडेंट हो गया तो वो दोनों इक्वल हो गए यहाँ से,
तो इसकी वैल्यू डाला, सॉल्व किया तो कट के 1/3 आ रहा, और 1/3 कौन है देख लो, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, बराबर ही है, 1/3 हो गया। दूसरा, अदरवाइज अगर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर पी ए की इक्वल आ गया तो ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कैसे होते हैं, ए एंड बी इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो पी ए बाई बी की वैल्यू को चेक कर लो, तो पी ए बाई बी को कैसे निकालते हैं, बताया तो था, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर। क्या चेक करके देखो, क्या यहाँ पर ए आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बी की प्रोबेबिलिटी है दी हुई है यहाँ पर 1/2, कितना आएगा यहाँ पर 1/2, कितना आया, ये पलट होगा, ये ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 1/6, और 1/6 से देख लो कहीं ना कहीं किसकी प्रोबेबिलिटी निकली है, सॉरी ये 1 मिनट यहाँ मिस्टेक कर दिया मैं, ये 2 ऊपर जाएगा ये 3 नीचे आएगा, तो ये जो है 2/3 बनेगा, और ये 2/3 कोई और नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, अच्छे से देख लो। अगर ये पी ए के बराबर आ जाता है, इसका मतलब ए एंड बी कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। एक ये भी मेथड है, बात समझे। तो दोनों चीजें लिखवा चुका हूं, अथवा में ऐसे भी चेक कर सकते हो। अब ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इंडिपेंडेंट इवेंट, एक ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड के लिए जब केवल एक, एटलीस्ट वन ऑफ द एन इंडिपेंडेंट इवेंट, एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए P1 P2 डैश Pn, ये सारे क्या हैं, आर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एन इंडिपेंडेंस इवेंट्स A1 A2 A3 डैश An। मान लो ऐसे n इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी P1 P2 P3 Pn है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि क्या केवल एक के हैपनिंग होने की इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, मतलब बहुत सारे इवेंट्स ऑलरेडी हैपनिंग हो चुके हैं, ठीक है, इनमें से किसी एक के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तब उसके इसके लिए ये करना, मतलब बात समझे। 10 इवेंट्स है, 10 की प्रोबेबिलिटी आप अलग अलग निकाल लिया, सारे इंडिपेंडेंट सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग हमने निकाल लिया, फिर एक साथ सबकी प्रोबेबिलिटी बोलेगा एटलीस्ट इनमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी होने की चांसेस कितनी होगी, वो चीजें निकाले, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, इनमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी, वन ऑफ दिस इवेंट इज किसके इक्वल होता है, वो हमेशा बराबर होता है 1 माइनस, फिर 1 माइनस P1 बार बोल दो, या यहाँ पर क्या बोल दो, P1 का बार बोल दो, और यहाँ पर क्या बोल सकते हो, इंटू P2 के बार इंटू P3 का बार डैश 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 ऐसे Pn का बार, बार मीन्स बताया था ना कॉम्प्लीमेंट होता है, इसको ऐसे ही बोल सकते हो, या फिर क्या हो सकता है, 1 में माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस पहले वाला प्रोबेबिलिटी ऐसा बोल सकते हो, 1 माइनस दूसरा वाला प्रोबेबिलिटी डैश 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 1 माइनस Pn वाली प्रोबेबिलिटी, सबको निकालने के बाद इंटू करके फिर 1 में से माइनस करना पड़ेगा। तो कभी भी एक इवेंट्स के हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी पूछे उनमें से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, पहले उनका कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, यानी कि ये नॉट हैपनिंग इवेंट है, तो P1 के नॉट हैपनिंग का इवेंट का मल्टीप्लाई करके उसमें 1 माइनस करोगे, तब ये फाइनल आंसर आएगा आपका हैपनिंग होने की इवेंट्स। इसके बेस पे एक एग्जाम्पल से देख लिया जाए, एग्जाम्पल्स ये होंगे, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम है, यानी कि क्वेश्चन है, इज गिवन टू 3 स्टूडेंट ए बी एंड सी। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है, जिसको मैथमेटिक्स का, इसको 3 स्टूडेंट को दिया जाता है ए बी सी, ठीक है, हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग, सब उनको पता है सामने वाले को कि चांसेस क्या है, सॉल्विंग चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/2 1/3 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं दोनों तीनों स्टूडेंट में बेस्ट स्टूडेंट कौन है, कौन बता सकता है कोई, बताओ। ए बी सी किसी क्वेश्चन को हल करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, चांसेस ये दिया हुआ है, तो ए बेस्ट है, बी बेस्ट है या सी बेस्ट है, इसको देख के कोई बता सकते हो, बताओ। अगर बता सकते हो तो बताओ कौन बेस्ट है, किसको आप देना चाहोगे क्वेश्चन, तब तक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ।
then the probability that the problem is solved। ओके, ए इसमें बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि ए को दो क्वेश्चन देगा, दो क्वेश्चन के पीछे ये एक को सॉल्व कर दे रहा है। ये तीन क्वेश्चन पे एक सॉल्व करे, ये चार क्वेश्चन पे एक, मतलब इसकी ये जो है थोड़ा कमजोर है, ये थोड़ा ठीक है, इससे बेस्ट ये है। मतलब इसको जब मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ तो दो क्वेश्चन को ये एक सॉल्व करेगा, दो के पीछे एक सॉल्व कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर इसको चार दूंगा तो चार में से ये दो को सॉल्व कर लेगा, ठीक है। ओके, 50% ये सॉल्व कर रहा है, ये आपका वेरी गुड, सही सही पकड़े आप लोग, ठीक है। चलो तो अब आ जाओ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, तीन स्टूडेंट को दिया जाता है एबीसी, और एबीसी की प्रोबेबिलिटी अलग से दी हुई है, ए के हल करने की, बी के हल करने की, सी के रिस्पेक्टिव। द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम टू सॉल्व, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसका मतलब क्या, तीनों को सॉल्व मिलाकर बोल रहा है ना। तीनों को सॉल्व करके मिला के हल करने की प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी होगी। सबसे पहले आओ इस क्वेश्चन समझते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 1/3, और सी की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/4 है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला एक साथ तीनों मिलकर हल करने की प्रोबेबिलिटी बताइए। लिखा है ना, प्रॉब्लम दैट द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो। तो एक काम करो, हल ए के ना हल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ए के हल ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 ही होगा। दो में से एक चांस, एक कर रहा है तो एक नहीं कर रहा है। बी की प्रोबेबिलिटी का कॉन्क्लूज क्या निकलता है? ये तीन चांस कर रहा है तो ये कितना, 2/3 नहीं कर रहा है। अच्छा, सी की प्रोबेबिलिटी का जो है नॉट हैपनिंग के कितने होंगे? 3/4 हो जाएगा। कैसे निकाल रहा हूँ? 1 माइनस करके, ठीक है। 1 माइनस करोगे 1/4, तो चार में से एक गया, 3/4 हो गया। ओके, अच्छा तीनों एक तो ये तीनों कैसे आपस में नॉन इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है इसका मतलब ये एक ही चीज होगा। बात समझे कि नहीं? ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट अपना अलग हल कर रहा है, बी अलग हल कर रहा है, सी, इसका एक दूसरे पर कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं। नहीं है तो इसको अलग अलग ऐसा लिख सकते हैं, पी ए इंटू पी बार इंटू सी बार। यही तो बताया था मैं। और सबका इंटू करते हो तो कितना आता है? 1/2, 2/3 इंटू में 3/4। अच्छे से देखो, दो से दो कट गया, तीन से तीन कट गया, ओवरऑल क्या आया? 1/4 आ गया। कौन? ये तीनों के एक साथ हल न होने की प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। तो हल होने की प्रोबेबिलिटी क्या करना पड़ेगा? तो एक साथ सॉल्यूशन हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तीनों के हल ना होने की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली, हल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 माइनस कर दो बस, पी ए बार बी बार सी बार को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा काम। 1 माइनस 1 बाई कितना आया था? 1 - 1/4, तो 1 - 1/4 करते हो तो ओवरऑल 4 एकम 4 में से गया 3/4 आएगा। क्या सबको समझ में आ गया? एक साथ तीनों के हल ना होने की प्रोबेबिलिटी ये बच गई, तो जो बची हुई है वो हल हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी होगी, उसको सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये जो है ना होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि तीनों एक साथ हल नहीं कर पा रहे हैं, एक साथ नहीं कर पा रहे हो, कितना केस होगा? 1/4 है। 1/4 केस में वो लोग नहीं हल कर पाते, तो हल कितने में करेंगे? 3/4। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। अ कैन ए कैन हिट अ टारगेट 3 times इन 5 शॉट। 5 शॉट में से 3 शॉट क्या करता है? 3 बार टारगेट को हिट करता है। और बी जो है, बी 2 टाइम्स इन 5 शॉट, 5 शॉट में केवल दो दो हिट करता है। और सी के बारे में बोल रहा है, सी जो है 3 टाइम्स इन 4 शॉट, इसको 4 शॉट दिया जाता है, 4 शॉट में ये 3 बार ये हिट कर देता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी of the largest target of the target being hit when all of them try। जब एक साथ ट्राई करेंगे सभी को तब कितनी होगी चांसेस? तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए भाई। क्वेश्चन ए जो है क्या बोल रहा है? इसको 5 दिया जाता है, 5 में से 3 को मारता है, हिट करता है। बी को भी 5 चांस दिया जाता है, 2 हिट करता है। सी को 4 चांस में से 3 हिट करता है। तो मतलब सी जो है ज्यादा इसकी कैपेसिटी है हिट करने की, ठीक है। तो जब तीनों एक साथ मिल जाएंगे, तीनों एक साथ मिलकर किसी टारगेट को मारेंगे तो इसकी चांसेस कितनी होगी बोल रहा है। व्हेन ऑल देम ट्राई, जब एक साथ जब ट्राई करते हैं तब क्या होगा। तो क्या करना है समझ गए हो ना। इसका एक साथ हल करने की प्रोबेबिलिटी बाद में आएगी, पहले क्या करना पड़ेगा? ए ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी,
है ना, ए बार बी बार और सी बार तीनों का निकालना पड़ेगा। तो ए बार कितना होगा भाई, ए बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, है ना, तो क्या होगा, ए कितने में, 5 में से 3, तो 5 में से 3 कर रहा है, मतलब ए बार कितना होगा, 5 में से 3 कर रहा है, तो 2/5 सॉल्व नहीं कर रहा है, ठीक है, 2/5 नहीं कर रहा है। और बी को 5 में से 2 वो हिट कर रहा है, तो हिट नहीं कर रहा है कितना, 3/5, ठीक है। सी वाले के बाद 4 में से 3 कर रहा है, तो 1 नहीं कर रहा है, तो 1/5, 1/5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 3 टू 6/125। तो अपन को हिट होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, एक साथ तीनों के हिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये 1 माइनस पी ए बार बी बार सी बार, ऐसा है ना, 1 - 6/125। क्लियर है, यस या नो, जल्दी बताओ, कहीं कुछ गड़बड़, कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा है, ये बताओ। अच्छा यहाँ पर 4 है, ओके ठीक है, यहाँ पर शायद 4 है, 4 होने से ये चेंज हो जाएगा, 4 में से, है ना, तो 25 पचम 25, 25 चौक 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6/100, इसको काटोगे तो जो है 2 तिया 6, 50 आ जाएगा, 3/50, जब 3/50 यहाँ आएगा तो 50 में से 3 गया, 47/50, 47/50 सबका आना चाहिए आंसर। तो पहले ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, सी की प्रोबेबिलिटी निकालो, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का क्या, ये तीनों इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई कर दोगे, एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो एक साथ होने की, हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस कर देना है, ये नॉट हैपनिंग फिर हैपनिंग, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली कौन क्या क्या चीजें पढ़े, एक एटलीस्ट वन वाला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजों को हमने देखा, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स, इन सारी चीजों को कर लिए। लास्ट इसके बाद जो है कंडीशनल से एक एग्जाम में आ सकता है, चांसेस है पूरा, ठीक है, क्या एग्जाम में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद एक लास्ट बेस थ्योरम है, जो कि बेस थ्योरम को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, उसके पहले हो सकता है कुछ छोटी क्लास से और चल जाए। चलो, तो आज जो है कॉन्सेप्ट यहाँ से आने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में, इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय श्री राम एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।